आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इंडोनेशिया स्थित बोरोबुदुर मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है? तो आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, तो वहां पर एक मंदिर है, बोरोबुदुर मंदिर, जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है। तो आपको बताना है कि यह मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना है। बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो इसको बनवाया था शैलेंद्र शासकों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में। 8वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो शैलेंद्र शासक थे, ये इंडोनेशिया में शासन करते थे और इस समय जो है भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तारित हो चुका था इस समय। और ये जो शैलेंद्र शासक थे, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। तो इन्होंने जो है यहाँ पर बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा शैलेंद्र शासकों के द्वारा भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, वहां पर नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, मतलब कि वहां के शासकों ने नालंदा में भी बौद्ध विहार बनवाया था। तो बोरोबुदुर मंदिर महायान बौद्ध धर्म शाखा से संबंधित है और शैलेंद्र शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार है। तो देखिएगा, हमारे भारत में वास्तुकला की, मतलब कि जो स्थापत्य कला ना, मंदिर वगैरह भवन वगैरह जो बनते हैं, उसको वास्तुकला कहा जाता है। तो वास्तुकला की 3 शैलियां प्रचलित है हमारे भारत में। उत्तर में नागर शैली, मध्य में बेसर शैली और दक्षिण में है द्रविड़ शैली। तो दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार क्या था? तो भाई इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा मुझसे पहले, तभी आप लोगों का टेस्ट हो पाएगा। मैं बाद में आंसर तो बताता ही हूं। तो इसका आंसर होगा पल्लव वास्तुकला। ध्यान रखेंगे, पल्लव। देखो, जो चोल, चेर, पांड्य थे ना, ये संगम वंश या फिर संगम काल से संबंधित थे। आगे चल करके फिर दक्षिण में जो है पल्लव शासकों ने शासन किया था। तो पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस गुप्त शासक की एक उपाधि है ये, माफी चाहूंगा, किस गुप्त शासक की एक उपाधि विक्रमांक मिलता है? तो किसकी उपाधि विक्रमांक के रूप में मिलती है भाई? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की एक उपाधि जो है विक्रमांक मिलती है। समुद्रगुप्त जिसने लगभग पूरे भारत को जीता था और प्रयाग प्रशस्ति से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल काल में धातु की निम्न मुद्राएं प्रचलन में थी। ये में है, मुगल काल में धातु की निम्न मुद्राएं प्रचलन में थी। पहला दिया है सोने का मुहर, दूसरा दिया है चांदी का रुपया, तीसरा दिया है तांबे का टंका, चौथा दिया है तांबे का दाम। तो आप लोग देखिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कूट दिखा देता हूं, तो आप लोग जो है इसके हिसाब से आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, सोने का मुहर ये चलता था भाई मुगल काल में। जो सोने का सिक्का होता था ना, उसको मुहर कहते थे और ये सबसे बड़ा होता था, एक प्रकार से 2000 के नोट बराबर। उस पर चांदी का रुपया होता था, जो कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार थी, एक तरह से आज के समय का 500 का नोट। तांबे का टका, अगर हम तांबे के टका की बात करें तो ये सल्तनत काल में चलता था, न कि मुगल काल में। मुगल काल में ये जो तांबे का टका है, ये बदल गया तांबे के दाम में। तांबे का दाम मतलब कि जो तांबे का टका था ना, वो तांबे के दाम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। तो आप लोग जो है कूट के हिसाब से आंसर बना लीजिएगा। 1, 2, 4 स। जितने लोगों का भी सही आंसर रहा होगा उनको बधाई हो।
अगला क्वेश्चन दिया है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो भाई इसकी स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर के। ये दोनों जो है उस समय महात्मा गांधी जी के जो स्वराज्य है, गांधी जी का स्वराज्य क्या था, डोमिनियन स्टेटस से खुश थे गांधी जी, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जो कि कांग्रेस के युवा नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे, ये चाहते थे पूर्ण स्वराज्य, अंग्रेजों से पूरी आजादी। तो इसीलिए इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की वर्ष 1928 में। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का लक्षण किस अधिनियम में देखने को मिलता है? संवैधानिक निरंकुशता है क्या? संवैधानिक निरंकुशता से तात्पर्य है संविधान की सर्वोच्चता। अगर अभी हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में संविधान की चलती है ना, संविधान में जो भी लिखा हुआ है, जो भी कानून बने हुए हैं, उसी के हिसाब से हमारा देश जो है चलता है। तो एक तरह से ये संवैधानिक निरंकुशता है। तो संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का लक्षण किस अधिनियम में देखने को मिलता है? आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर होगा वर्ष 1900 का भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें जो है संविधान को सर्वोच्चता दी गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद विरोध स्वरूप किसने महात्मा गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ चल पड़ा था और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो रहा था। लेकिन अचानक फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक अहिंसात्मक घटना घटित होती है, जिसमें एक भीड़ द्वारा 22 पुलिस वालों को थाने में जिंदा जला दिया जाता है। तो इस घटना से गांधी जी आहत होते हैं और वो क्या करते हैं, आंदोलन वापस ले लेते हैं। और इस कारण से डॉक्टर मुंजे, इन्होंने जो है गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। निंदा प्रस्ताव, अविश्वास नहीं, निंदा प्रस्ताव, माफी चाहूंगा, निंदा प्रस्ताव पारित किया डॉक्टर मुंजे ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी जी की जीवनीकार लुई फीसर का संबंध किस देश से? गांधी जी की जीवनी लिखी थी लुई फीसर ने, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत आई हुई थी और जिस समय गांधी जी जेल में थे ना, उस समय ये गांधी जी से मिलती हैं। तो इनका संबंध अमेरिका से रहा है, अमेरिकी है ये, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा निम्न स्थानों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। ये स्थानों है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा निम्न स्थानों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। जो आमेर के जो राजा थे ना भाई, वहीं के ये राजा हैं, जो भारमल थे, भगवान दास मान सिंह, उन्हीं के ये वंशज थे राजा जयसिंह, जो मुगलों के खास थे। तो राजा जयसिंह ने जयपुर नगर की भी स्थापना की थी, ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने जो है वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। वेधशाला जहां से आसमान, आकाश या फिर कहें अंतरिक्ष का अन्वेषण किया जाता था। तो यहां ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और कूट देख लीजिएगा, तो आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं आपको आंसर देता हूं। तो इसका आंसर है, इन्होंने जयपुर में स्थापित करवाया था, जयपुर के बाद इन्होंने स्थापित करवाया था मथुरा में, मथुरा में स्थापित करवाया था, उसके बाद दिल्ली में स्थापित करवाया था, फिर उज्जैन में, उसके बाद बनारस में। तो इन 5 स्थानों में, बनारस, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर, इन 5 स्थानों में राजा जयसिंह ने ये जो वेधशाला है इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जयपुर और दिल्ली में वेधशाला अभी भी मौजूद है, जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं ना, दिल्ली में, दिल्ली का जंतर मंतर, तो वही है वेधशाला जिसका निर्माण राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। तो आप लोग आंसर मिला दीजिएगा कूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन भागों में विभाजित किया है? स्कॉटिश इतिहासकार एक इतिहासकार हुए हैं
हम ये कह सकते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश सत्ता अपनी पांव जमा रही थी ना, तो उस समय इसने भारत का इतिहास लिखा था जेम्स मिल ने, जो कि स्कॉटलैंड का था। मजे की बात यह है कि जो जेम्स मिल है वो कभी भी भारत नहीं आया था, लेकिन उसने जो है भारत का इतिहास लिखा। और इसने जो है भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी जड़ें जमा रही थी ना, तो उसको काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया, मतलब अच्छा बताने का प्रयास किया था। तो इसने भारतीय इतिहास को किन भागों में विभाजित किया था? नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये पढ़ते हैं ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने विभाजित किया हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो आंसर हो जाएगा स, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। ये आपको नहीं लगाना है। ईसाई काल उसने नहीं बोला, आधुनिक काल को उसने ब्रिटिश काल बोला। तो प्राचीन काल को इसने हिंदू काल बोला जब हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। मध्य काल को इसने मुस्लिम काल बोला जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन था। उसके बाद आधुनिक काल को इसने ब्रिटिश काल कहा जब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।